देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर करना। यस यस मैम। मैम। देखो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी पढ़ रहे थे, ये टाइम का लोग नहीं कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने 37 किया था। तो एप्लीकेशन में मैंने क्या क्या लिखवाया था यहाँ तो हम दिखा नहीं सकते ये वाला पीडीएफ, क्योंकि वो चेंज हो जाता है, वो दूसरे लैपटॉप में रह गया है। तो जो भी हो, तो हम लोगों ने पहले लीज का कंसेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, कि लीज क्या होता है। अभी हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, उसके अगेंस्ट में चलते हैं। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जब हम लोग कोई एसेट खरीदते हैं। ठीक है, एसेट का मतलब जिसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, एक साल से ज्यादा जो सब चीजों का यूज हम लोग कर सकते हैं, लाइक मशीन हो गया, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर। ठीक है, इस तरीके की चीजों को एसेट बोला जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहा है कि ए मशीन कैन बी परचेस्ड फॉर 50,000। एक मशीन को हम लोग 50,000 रुपीज से खरीद सकते हैं। मशीन विल कंट्रीब्यूट 12,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। मतलब ये मशीन का यूज करके हमें जो बेनिफिट मिलेगा तो वो नेक्स्ट 5 साल के लिए मिलेगा, और वो कितना करके मिलेगा, 12,000 करके। ठीक है, एज्यूम बोरोइंग कॉस्ट इज 10% पर एनम। मतलब हम लोग अगर ये बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, तो बोरिंग कॉस्ट कितना चल रहा है, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब हमें 100 रुपए पे 10 रुपए जो है बोरिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा एनुअली, मतलब ईयरली। डिटरमाइन वेदर मशीन शुड बी परचेस्ड और नॉट। तो हमें मशीन परचेज करना चाहिए या फिर हमें क्या करना चाहिए, लीज पे लेना चाहिए। क्योंकि वही एप्लीकेशन में मैंने बताया था, हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि हम लोग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, घर रेंट पे ही लेके रह जाए या फिर घर को खरीद ले। तो वैसे ही मशीन को रेंट पे ले या मशीन खरीद ले, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल 38। ठीक है, तो एग्जाम्पल 38 में हम लोग को तो क्या फाइंड आउट करेंगे, बोलो तो कैसे करके फाइंड आउट करेंगे, क्या समझना पड़ेगा। देखो एसेट जो खरीद रहे हैं मशीन है। ठीक है, एसेट क्या है, एसेट का नाम दे दिया है मशीन, तो मशीन लिख लिया मैंने। जिसको खरीदने में कितना पैसा लगेगा, 3,60,000। ये मुझे क्वेश्चन बता दिया। तो एसेट मशीन होता है ये, मतलब मेरे जिनसे कमा के देता है तो इसलिए एसेट। मतलब इससे हमारा मतलब जो है मतलब निकलता है मतलब ये अभी इतना ही समझो, हाँ मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा इसीलिए एसेट है। ठीक है, बाकी इसका काफी सारा क्राइटेरिया होता है, जब अकाउंट्स में आएगा ना वो टर्म तो समझ में आएगा। लेकिन अभी इतना समझो जैसे ये मेरे लिए एसेट। ठीक है, क्योंकि इसका यूज ऐसा नहीं कि आज एक साल का है, मोर देन 1 ईयर होना चाहिए तब ऐसे। इसको हम रीसेल करने के लिए नहीं खरीदते। ठीक है, अगर हम किसी चीज को रीसेल करने के लिए खरीदते हैं तो वो मेरा एसेट नहीं होता है। बाकी और भी क्राइटेरिया है। ठीक है, जैसे एसेट मशीन हो गया, जैसे इसमें इडली इडली का वो बनता है, बैटर बनता है, तो मुझे कमा के दे रहा है तो इसलिए वो मेरे लिए मशीन है, एसेट है। उनके लिए वो जो मशीन पे वो पीस रहा है दाल चावल, वो मशीन उनका एसेट है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर मशीन को खरीदना है तो कितना देना पड़ेगा, 50,000। ठीक है, मशीन को अगर खरीदना है तो कितना देना पड़ेगा, 50,000। और मशीन कितना देगा हमें कंट्रीब्यूट करके, 12,000 पर ईयर। ठीक है, तो मतलब नेक्स्ट 5 साल। ये हो गया यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हम y0 से डिनोट करेंगे, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4 और ये y5। मतलब 0 से 1 1 ईयर, 1 से 2 नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ऐसे करके 5 ईयर्स। ठीक है, हर साल हमें कितना मिलेगा कंट्रीब्यूशन, जैसे ही मतलब हर साल के अंत में 12,000 पर एनम करके मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि मशीन कोई 12,000 पैसा छाप के देगा, इसका मतलब ये नहीं होता है। मतलब मशीन से हमें बेनिफिट जो है वो कितना मिलेगा, 12,000 पर। जैसे इससे मुझे कुछ पैसा थोड़ी मिलता है, लेकिन हम इसका यूज करते हैं मेरे सर्विस सेक्टर में तो मुझे वहां से। ठीक है, तो वही होता है। तो 12,000 पर, मतलब मशीन कोई पैसा वैसा नहीं देता है, मशीन जो बिजनेस में यूज होगा उससे पैसा मिलेगा। अब लेकिन यहाँ पर फिर से वही, हम लोग तो क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग तो प्रेजेंट वैल्यू पढ़ रहे हैं ना, पैसे का प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। अब ये 12,000 जो मिल रहा है उसका आज का वैल्यू कितना है, क्योंकि ये 12,000 तो एक साल बाद, अगर मुझे कोई एक साल बाद 12,000 देगा तो उसका आज का वैल्यू थोड़ी ना 12,000 है। कम मतलब देखने में अमाउंट कम होगा, लेकिन वैल्यूएशन इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा, 12,000। फिर जब सेकेंड ईयर में मिलेगा उसके बाद
थर्ड ईयर में जो मिलेगा, उसके बाद फोर्थ ईयर में जो मिलेगा और फिफ्थ ईयर में मिलेगा, सभी का मुझे क्या निकालना है, आज का वैल्यू। आज मतलब y0, क्यों, क्योंकि ये हम खरीदेंगे कौन से टाइम पे, y0 पे। तो 50,000 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 12,000 इंटू 5, 60,000, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो जो इनफ्लो हो रहा है वो तो एक टाइम गैप पे हो रहा है, तो वो टाइम गैप में पैसे का वैल्यूएशन और आज पैसे का वैल्यूएशन बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये सभी मिले हुए पैसे को आज के वैल्यूएशन, मतलब मुझे निकालना है प्रेजेंट वैल्यू किसका, ये सभी 12,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। जिसको कंपेयर करेंगे y0 के साथ। अगर मेरा प्रेजेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा आया तो मेरा डिसीजन क्या होगा, अगर कम आया तो मेरा डिसीजन क्या होगा, ठीक है। ये मुझे देखना है। तो मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, अगर मेरा रिटर्न जो आएगा, रिटर्न कौन सा है, ये रिटर्न अगर ग्रेटर देन कॉस्ट हुआ तो मुझे एसेट क्या करना चाहिए, परचेस करें या ना करें, करना चाहिए, ठीक है। और रिटर्न मतलब क्या, बिजनेस में इनकम, अगर मैंने 50,000 लगा के ज्यादा कमा लिया तो ऑब्वियसली खरीदेंगे, और अगर नहीं कमा पाए तो फिर नहीं खरीदेंगे, ठीक है, ना कर देंगे, डिसीजन मेकिंग होगा, ठीक है। इसी को तो एप्लीकेशन बोलते हैं। अब इसके लिए मुझे क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू। अब ये एन्युटी है, क्यों एन्युटी है, क्योंकि देख लो एन्युटी का जो तीन मेन कंडीशन होता है, मेन तीन कंडीशन होता है। 5 साल के लिए स्पेसिफिक पीरियड, बार बार बोल चुके, स्पेसिफिक पीरियड होना चाहिए, सेम अमाउंट रिसीव्ड या पेड होना चाहिए, यहाँ रिसीव्ड हो रहा है, और सेम इंटरवल में होना चाहिए, तो पर एनम करके मिल रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जो था वो लिखना है तुम लोग को, जो कि याद कर लेना है। तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा ए मतलब 12,000, आई जो होता है वो क्वेश्चन में गिवन इंटरेस्ट रेट होता है, जो कि यहाँ पर बोरोइंग कॉस्ट के नाम पे दिया हुआ है 10%। तो ये हो जाएगा 10%। 1 + 10%, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन, कितना बार ये इंटरेस्ट हमें मिलेगा, क्योंकि ईयरली मिल रहा है, बिकॉज 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम क्वेश्चन दे देता है, बस हमें ध्यान से पढ़ना होता है। तो अगर पर एनम कन्वर्जन होगा तो 5 इयर्स में कितना बार कन्वर्जन होगा, 5 टाइम्स कन्वर्जन होगा। अब इसको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, तो देखो कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 100 + 1 इंटू 2 3 4 5, ये वैल्यू आ गया। हाँ, मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, ये आ गया, -1 इंटू 12,000 डिवाइडेड बाई 10%, 45,489 आ रहा है, ठीक है, 45,489 आ गया, ठीक है। मतलब सीधा बात है, आज 50,000 इन्वेस्ट करके मुझे उससे जो रिटर्न मिलेगा 5 इयर्स तक, उसका आज का एक्यूमुलेटेड यानी टोटल या इकट्ठा वैल्यू है 45,489। तो मशीन लेने चाहिए या नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरा खर्चा इतना है, मुझे रिटर्न बस इतना मिले। लेकिन अगर तुम लोग 12,000 इंटू 5 करोगे तो तुम लोग को दिखेगा 60,000। अब तुम लोग सोचोगे रिटर्न तो अच्छा है भाई, 50,000 लगा के 60,000 मिल रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। आज मुझे कोई 10,000 देगा, 2 साल बाद कोई 10,000 देगा, तो आज 10,000 से जो खरीदेंगे 2 साल बाद 10,000 से वो खरीद पाएंगे, कैसे वैल्यूएशन बराबर होगा। तो मुझे यहाँ पर आंसर जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें तुम लोग को टिक कर देना है। बेसिकली आंसर आता है मशीन नहीं परचेज करनी, मशीन को परचेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का डिसीजन, ठीक है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसीलिए क्योंकि देखो मशीन खरीदना एक कैपिटल खर्चा होता है, रेवेन्यू खर्चा नहीं होता है। रेवेन्यू मतलब जो बिजनेस का 1 ईयर का बेनिफिट देने वाला खर्चा, उसे बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है क्वेश्चन। इसके बाद बोल रहे हैं ए मशीन विथ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 इयर्स कॉस्ट 10,000 व्हाइल अनदर मशीन विथ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 इयर्स कॉस्ट 8,000। मतलब दो मशीन है, एक मशीन का कॉस्ट कितना है 10,000, मतलब इसको खरीदेंगे तो कितने में मिलेगा 10,000, दूसरे मशीन को खरीदेंगे तो 8,000 रुपए देना पड़ेगा, और दोनों का लाइफ भी बता दिए। पहले वाले मशीन का लाइफ
7 years, दूसरे वाले मशीन का लाइफ 5 years. फर्स्ट मशीन सेव्स लेबर एक्सपेंसेस ऑफ 1900 एनुअली. मतलब देखो मशीन नहीं रहेगा तो लेबर काम करेगा. अगर हम लोग मशीन लगा लेते हैं तो लेबर का कितना खर्चा बचेगा? हर साल 1900 करके खर्चा बच जाएगा. सेकेंड वन सेव्स लेबर एक्सपेंसेस 2200 एनुअली. तो बोल रहा है कि इतना एनुअली सेकेंड वाला मशीन बचा लेगा खर्चा. डिटरमाइन द preferred course of action, assume cost of borrowing as 10% compounded per annum. अब बोला है ना कि preferred course of action, इसका मतलब हम लोग मशीन खरीदे या नहीं खरीदे. ठीक है, तो हम लोग जो 1900 करके बचाएंगे ये कितना साल बचा सकते हैं, या फिर 2200 जो बचाएंगे ये मैक्सिमम कितना साल बचा सकते हैं. चौथा दिन लाइफ था कोई मशीन, जितना दिन मशीन चलेगा उस दिन लेबर, उतने दिन का लेबर का सेविंग्स होगा. मशीन खराब हो गया तो फिर तो वही लेबर से ही काम करवाना पड़ेगा या दूसरा मशीन खरीदना पड़ेगा. बेसिकली ये मशीन का जो लेबर का एक्सपेंस बचाने का जो टाइम पीरियड है वो उतना दिन ही होगा जितना दिन मशीन का लाइफ है. ठीक है, उतने दिन बचेगा. अब वही सेम चीज आ गया. 1900 करके अगर हमें 7 इयर्स तक मिलेगा तो 1900 इंटू 7 करने से थोड़ी ना पता चलेगा कि हमारे लिए बेनिफिट है कि लॉस. मुझे क्या करना है, सभी 1900 का आज का वैल्यू निकालना है और उसे कंपेयर करना है 10,000 से. मतलब हम 10,000 एक्सपेंस आज कर रहे हैं और 1900 करके जो मुझे बेनिफिट मिलेगा वो सारे बेनिफिट का आज का वैल्यू क्या है, तभी होगा कंपेरेबल. मतलब पहला वाला क्वेश्चन और इसमें कुछ फर्क नहीं है, बस इसमें एक एक्सपेंस का नाम दे दिया है. ठीक है, और कुछ नहीं. तो देखो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में. एग्जाम्पल 39. ठीक है, यहाँ दो मशीन का हमें निकालना पड़ेगा. ठीक है, दोनों का अलग अलग, दोनों पे ही डिसीजन हमें देना है. ठीक है, एक है मशीन 1, इसमें बेनिफिट जो मिल रहा है वो है 1900, नहीं कितना था हम देख लेते हैं. हाँ 1900 पर एनम. और इसका कॉस्ट जो है वो है 10,000. मतलब आज खरीदेंगे तो 10,000 मतलब Y0 पे. ठीक है, और इसका बेनिफिट मुझे कितने साल तक मिलेगा, बोला है 7 इयर्स. मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7. ठीक है, तो Y1 2 3 4 5 6 और 7. ठीक है, अच्छा 19, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर. अच्छा 1900 मिलेगा, फिर 1900 मिलेगा, फिर 1900 मिलेगा, फिर 1900 मिलेगा, फिर 1900 अगेन 1900 अगेन 1900. बट ये कंपेरेबल नहीं होगा. मुझे ये सबका Y0 का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए. अगर हम ये सबका Y0 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी ना मुझे पता चलेगा कि मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है. ठीक है, ठीक है, ये सबका मुझे Y0 का वैल्यू निकालना है. ठीक है, अच्छा तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1900. ये एन्युटी है सेम कंसेप्ट में. ठीक है, तो निकालते प्रेजेंट वैल्यू निकालो. A/I 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर n. ठीक है, तो A है कितना 1900 करके मिल रहा है. I कितना है तो देखते हैं यहाँ पर कितना बोला है 10%. ठीक है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा 10%. फिर ये हो गया 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% होल टू दी पावर n यानी 7 होगा क्योंकि कंपाउंडेड पर एनम था. अब इस पे चेक करके देखो कितना आ रहा है. तो 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 into 2 3 4 5 6 7 কত হলো 9249 पॉइंट समथिंग, तो मैं 9250. ठीक है, तो 9250 कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली. तो ये आ गया 9250. अच्छा, अब ये जो 9250 है मतलब आज मुझे कितना खर्चा करना है 10,000. ठीक है, और इससे मेरा सेविंग्स कितना होगा बस 9250 का. तो मुझे लेना मतलब ये मशीन यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए क्योंकि हम खर्चा कर रहे हैं 10,000, बदले में मेरा सेविंग्स कितना होगा. मतलब लेबर से हम कितना बचा लेंगे, मैक्सिमम 9250. तो महंगा पड़ गया ना मेरा मशीन, लेके भी क्या फायदा, सिर्फ 9250 का ही बेनिफिट होगा. एटलीस्ट 10,000 भी अगर होता तो न्यूट्रल, नो प्रॉफिट नो लॉस, फिर भी चलता है बिजनेस में ऐसा डील. लेकिन कम से कम 10,000 तक तो पहुंचे. ये 9250 का बेनिफिट देगा तो मेरा तो खर्चा ज्यादा हो गया. ठीक है, तो फिर मुझे मशीन 1
शुड नॉट परचेस, ये लेना नहीं चाहिए। इससे तो अच्छा है लेबर से काम करवाएंगे, तो मेरा इतना ही खर्चा होगा 9250, मुझे सेम बेनिफिट मिलेगा बट मेरा खर्चा 9250 होगा। और मशीन लेंगे तो मेरा खर्चा कितना हो जाएगा 10,000। अब सेम तरीके से मशीन 2 का निकालना है, ठीक है। मशीन 2 का भी ऐसे ही होगा, ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। मशीन 2 में भी हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो फिर से वही A/I सेम होगा, तुम लोग चाहो तो सेम तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। बस वहां पर 7 ईयर्स की जगह कितना हो जाएगा 5 ईयर्स, और ये कितना करके है 2200। यहाँ पर हो गया 5 ईयर्स और ये 2200 करके हम लोग सेविंग्स कर कर पाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं ये कितना आता है। 5 ईयर्स मतलब यहाँ पर 2 दी पावर 5 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 5 बार करना है, 2 3 4 5, ठीक है। फिर मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल -1 इंटू 2200 डिवाइडेड बाय 10%, ठीक है, इक्वल टू इतना आ गया 8339, ठीक है 8339। अच्छा, ये सेकेंड मशीन का कॉस्ट कितना था वो तो नहीं लिखा मैंने, एक बार लिख लेता हूँ 8000, ठीक है। अगर हम लोग 8000 का एक्सपेंस करते हैं, 8000 से मशीन खरीदते हैं, तो हम लोग कितना खर्चा बचा लेंगे, ये तो लेबर का खर्चा सेविंग्स होगा 8339, ठीक है। तो अगर लेबर पे ही काम करवाएंगे तो खर्चा कितना होगा 8339, और अगर मशीन लेंगे तो कितने खर्चे में काम होगा सिर्फ 8000। तो मशीन टू क्या है, परचेस करना चाहिए, ठीक है। मशीन टू प्रेफरेबल हो गया, परचेस के नजरिए से देखें तो प्रेफरेबल, प्रेफरेबल फॉर परचेज, ये परचेज करना चाहिए, कर सकते, करना ही चाहिए। कम से कम 339 का तो बचत होगा। 8000 का खर्चा करेंगे और मशीन खरीदेंगे, बदले में हम लोग सेविंग्स कर सकते हैं अपने कितने खर्चे का 8339 का बचत कर सकते हैं, तो करना चाहिए, ठीक है। ये भी मशीन पे था जिसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड। अगर तुम लोगों ने नोट डाउन किया है तो देखोगे एप्लीकेशंस में जो भी मैंने लिखवाया है उसमें एक बॉन्ड भी है, ठीक है। तो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड का मतलब होता है कि कंपनी जैसे शेयर इशू करती है वैसे कंपनी बॉन्ड भी इशू करती है, ठीक है। बॉन्ड, बॉन्ड का वैल्यूएशन करना है, मतलब शेयर कौन सा खरीदना है उस पे जैसे हम लोग दिमाग लगाते हैं वैसे हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड हमें खरीदना चाहिए, ठीक है। तो बॉन्ड का क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है कि कंपनी पब्लिक से लोन लेती है, जैसे हम लोग बैंक में जाके लोन लेते हैं ना, वैसे कंपनी जब बॉन्ड इशू करती है, जैसे शेयर इशू होता है, ठीक है। बॉन्ड इशू करने का मतलब है कौन कौन इशू कर, कंपनी, कौन 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 सा, जो लिस्टेड है, गवर्नमेंट या दोनों कर सकते हैं। गवर्नमेंट वाला ज्यादा डिवेंचर भी, डिवेंचर भी से बोलते हैं। वो भी टाइप ऑफ, अच्छा, वो कौन देता है? वो भी कंपनी देती है, प्राइवेट और जो ये है गवर्नमेंट। शेयर मार्केट लिस्टेड सभी दे सकते हैं। इशू किया जाता है पब्लिक को, जैसे शेयर इशू किया जाता है पब्लिक को वैसे बॉन्ड भी इशू किया जाता है पब्लिक को, ठीक है। अब ये बॉन्ड हो या डिवेंचर, नॉर्मली इसका फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू मतलब जो नॉमिनल, जैसे एक शेयर का वैल्यू क्या होता है, कोई भी इक्विटी शेयर का वैल्यू नॉमिनल वैल्यू 10 होता है, 10। नॉमिनल वैल्यू मतलब जो किसी चीज का एक मिनिमम प्राइस होना चाहिए, नॉमिनल प्राइस। बुक वैल्यू उसी को बोलते हैं क्या? बुक वैल्यू अलग होता है, बुक वैल्यू मतलब जितने में वो रजिस्टर हुआ, ठीक है। जैसे शेयर इशू जो होता है, अब जब आईपीओ इशू होता है तो उसका तो बीडिंग होता है ना, बीडिंग के हिसाब से वो रिकॉर्ड होता है अपने प्राइस पे, ठीक है। तो नॉर्मली उसका प्राइस 10 होता है, अब कभी कभी 10 से नीचे जाता है तो बोलते हैं डिस्काउंट पे हुआ, ऊपर जाता है तो प्रीमियम पे हुआ, ठीक है। तो वो नॉर्मली वैल्यू माना गया है। जैसे बाजार में कोई चीज मिलता है तो उसका एक नॉमिनल वैल्यू होता है ना, जैसे कोई भी चीज का एक नॉमिनल वैल्यू होता है, जैसे एक पेन मान लो 5 रुपए का हुआ, ठीक है, तो वो इसका नॉमिनल वैल्यू हुआ, ठीक है। 5 रुपए। मान लो कि कोई पेन का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से वो 5 रुपए का हो रहा है, तो वो ठीक है। नॉमिनल मतलब मिनिमम जो होना चाहिए, मिनिमम।
और मिनिमम जो है वो डिसाइडेड है ऑलरेडी। इक्विटी शेयर का लैंग्वेज समझ नहीं है, मतलब मुझे लैंग्वेज पता नहीं है कैसे, मतलब वो होता है, मतलब ये लैंग्वेज वही तो बता रहे हैं ना, ये नॉमिनल वैल्यू या फेस जैसे पता नहीं। ठीक है, पता हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, अब रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब होता है कि रिडेम्पशन का मतलब होता है कि लोन को रीपे करना। जैसे बैंक से भी लोन लेते हो तो आज नहीं तो कल तो लोन देना पड़ेगा। जितने दिन का लोन है, 5 साल का लोन है तो 5 साल बाद दोगे, 6 साल का लोन है तो 6 साल बाद, जितने टाइम का लोन होता है। तो रिडेम्पशन का मतलब होता है कि कितने दिन बाद हम लोग लोन को रीपे करने वाले हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रिडेम्पशन। अब रिडेम्पशन का टाइप क्या क्या होता है? रिडेम्पशन पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है। पार प्रीमियम का मतलब क्या है? जैसे नॉर्मली बॉन्ड या डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू डिसाइडेड है ऑलरेडी 100 होता है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, लेकिन कंपनी के तरफ से, कंपनी का जो कंपनी लॉ का रूल्स रेगुलेशंस है उसके हिसाब से वो 100 होता है, शेयर का 10 होता है, ठीक है। अब अगर 100 से नीचे वैल्यू पे रजिस्टर हुआ तो उसे बोलते हैं डिस्काउंट पे हुआ, और 100 से ज्यादा पे होता है तो उसे बोलते हैं प्रीमियम पे हुआ, बॉन्ड के केस में। शेयर के केस में 10 के ऊपर होता है इक्विटी शेयर वाला। तो अब जब बॉन्ड इशू होगा तभी कंपनी को बताना पड़ेगा कितने दिन बाद कंपनी ये पैसा वापस करेगी पब्लिक को। जैसे मान लो ये एक पर्सन है, इसने एक बॉन्ड लिया है 100 रुपए का, तो अब कंपनी जब ये बॉन्ड खरीदेंगे तभी इनको पता चल जाता है कि ये 100 रुपए इनको कितने दिन बाद मिलेगा, ठीक है। और इसमें कंपनी इनको क्या बताती है? कूपन रेट भी बताती है। कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। जैसे बैंक में भी लोन लेने जाओगे तो बैंक वाला इंटरेस्ट रेट बताएगा, यहाँ पर इसको बोलते हैं कूपन रेट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब कंपनी के तरफ से इनको, ये जो मिस्टर ए है, इनको क्या मिलेगा? इन्होंने कंपनी को क्या दिया है? 100 रुपए दिया है, मतलब 100 रुपए उधार दिया है बेसिकली। 100 रुपए का एक डिवेंचर इन्होंने खरीदा है, तो ये खरीदेगा तो कंपनी को पैसा देगा 100 रुपए, बदले में कंपनी इनको क्या देगी? इंटरेस्ट देगी, ठीक है। और मान लो ये लोन रीपे होने वाला है 2 साल बाद, तो कंपनी बोल रही है 2 साल बाद आपको 110 रुपए लौटाएंगे। इंटरेस्ट तो 2 साल लौटाएंगे, इंटरेस्ट मान लो है एट द रेट ऑफ 10%। तो अगर 10% इंटरेस्ट है तो हर साल इनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? मान लो अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल कितना करके मिलेगा? 10-10 रुपए करके मिलेगा, ठीक है, 10-10 रुपए करके इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपनी इनको इंटरेस्ट देगी 10-10 रुपए, ठीक है। और जब 2 साल कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी बोल रही है कितने में रिडीम कर देगी? मतलब इसको बोलते हैं प्रीमियम पे रिडीम, ठीक है। जितना पैसा कंपनी ने इनसे लिया था, देखो इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ेगा, अब जो बताएगा कंपनी, और जितना पैसा इन्होंने लिया था, कंपनी ने इनसे लिया था, बदले में इन्होंने, कंपनी ने इनको कितना लौटाने का प्रॉमिस किया? 110, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम। अगर कंपनी बोलेगी नहीं हम 100 ही लौटाएंगे, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? पार पे रिडीम, ठीक है। तो ये जो रीपे है, लोन का रीपे, ये पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 देने से इनका लॉस है और ये देने से प्रॉफिट। हाँ ऑब्वियसली इसमें प्रॉफिट है, लेकिन इसमें कोई लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि मिलता क्या है बेसिकली लोन के बदले? अगर हम किसी को उधार देंगे तो मुझे क्या मिले? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो दोनों केस में ही मिलेगा, चाहे पार पे रिडीम हो चाहे प्रीमियम पे रिडीम हो। लेकिन अगर प्रीमियम पे हुआ तो एक्स्ट्रा और एक गेन हो जाएगा 10 रुपीज का, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है? क्या नहीं समझ रही? सारा चीज बोला, डिटेल्स में बोला, क्या नहीं समझ रही? कुछ भी नहीं समझ रही? नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा क्या नहीं समझ जैसे रही? जैसे हम ये फेस वैल्यू नहीं आया, ठीक है, रिडेम्पशन नहीं आया। फेस वैल्यू इज अ टर्म, ये कंपनी लॉ का टर्म है, इसको समझने का कुछ नहीं है। कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कि एक बॉन्ड का फेस वैल्यू 100 होना चाहिए, ये याद रखना। फेस वैल्यू, एक मिनट, फेस वैल्यू जैसे डिवेंचर, ये टर्म है, ये सब मतलब कॉमर्शियल टर्म है, इसके साथ अब धीरे धीरे हैबिचुएट हो जाओगे। अब डिवेंचर का मतलब लोन होता है, अब वो कॉमर्स में डिवेंचर बोलते हैं, तो डिवेंचर, हाँ, ठीक है। रिडेम्पशन का मतलब बताया, रीपे, जब लोन रीपे करोगे। रीपे का मतलब इंग्लिश में जो रीपे होता है वापस करना, बैंक से लोन लोगे तो रीपे नहीं करोगे, तो ये सब कॉमर्शियल टर्म। कंपनी हमसे लोन लेता है, मतलब कंपनी हमसे लोन लेता है, मतलब बॉन्ड देता है। और जैसे तुम पैसा देके शेयर नहीं खरीदते हो, तो पैसा दोगे तो शेयर नहीं देगा। अगर शेयर खरीदोगे तो पैसा दोगे तो डिवेंचर दे देगा। अगर तुम खरीदना चाहते हो तो तुम्हें अगर लगे कि खरीदना चाहिए तो खरीदोगे, नहीं खरीदना चाहिए नहीं खरीदोगे, ठीक है। वैसे ही होता है शेयर। जैसे शेयर भी सोच समझ के खरीदते हो ना, तो अगर पसंद आए तो खरीदना है ना, जबरदस्ती थोड़े ना। तो ये लोन होता है। शेयर खरीदने से डिविडेंड मिलता है, ये खरीदने से इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि तुम कंपनी को लोन दे रहे हो।
धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन मैंने सारा टर्म बताया। फेस वैल्यू एक टर्म है, ठीक है। रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट, कूपन रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब हर लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना। आज बैंक में जाके लोन लोगे, एडुकेशन लोन ले लो, होम लोन ले लो, और क्या लोगे, बिजनेस लोन ले लो, कुछ भी लोन ले लो, तो इंटरेस्ट का बात नहीं होगा। बिना इंटरेस्ट के बैंक थोड़ी ना लोन देंगे ऐसे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमें बॉन्ड का वैल्यूएशन क्या बोला है। जैसे कि देखो हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 40 करते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है देखो, बोल रहे हैं एन इन्वेस्टर इंटेंड्स परचेजिंग ए 3-year 1000 पर वैल्यू बॉन्ड। मतलब कोई चाहता है कि वो एक बॉन्ड खरीदेगा, ठीक है। इन्वेस्टर का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड इज डेट सिक्योरिटी। डेट सिक्योरिटी का मतलब होता है लोन। इसका थोड़ा मतलब बताइए। अभी तुम्हें इतना सारा चीज नहीं समझ में आएगा। मैंने जो शॉर्ट में बोला वही वाला है। बॉन्ड इज अ डेप्ट मतलब लोन होता है, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब डेप्ट सिक्योरिटी, शेयर को भी तो सिक्योरिटीज बोलते हैं, तो वो सिक्योरिटी हो गया। इशूअर ओस द होल्डर ए डेप्ट, ये सब टिपिकल लैंग्वेज है। मतलब इशूअर मतलब कंपनी, तो इशू कौन करेगा, जो इशू करता है वो इशूअर होता है। ओस मतलब उधार लेना, तुम खुद पढ़ोगे समझ जाओगे। मैंने जो बोला वो जिस्ट वही है। द होल्डर मतलब जो डिवेंचर को होल्ड करेगा, ठीक है। वो तो डेफिनेशन जो मैंने बताया वो तुम खुद पढ़ोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। देखो बोल रहा है एन इन्वेस्टर इंटेंट्स, यहाँ हमें इतना नहीं चाहिए, ठीक है। वो अकाउंट्स में हम बताएंगे जब डिवेंचर पढ़ोगे। यहाँ हमें सिर्फ क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये तो मैथ्स है ना। यहाँ से टर्म आ गया बोल के तो उसी में, ठीक है। एन इन्वेस्टर इंटेंट्स परचेजिंग ए 3-year, कॉन्सेप्चुअल ठीक है। यहाँ कंसेप्ट नहीं क्लियर, इसका कंसेप्ट नहीं चाहिए ना बाबू। ये लोन तुम छोड़ो, डिवेंचर तुम सोचो लोन लिया है तो, ठीक है। एन इन्वेस्टर इंटेंड्स परचेजिंग ए 3-year 1000 पर वैल्यू बॉन्ड हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, ठीक है। इन्वेस्टर ने क्या किया है, एक 3 years का क्या परचेस किया है, 1000 रुपीज का एक बॉन्ड परचेस किया है, ठीक है। हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, मतलब कितना इंटरेस्ट मिलेगा इस बॉन्ड पे, at what price the bond may be purchased now if it matures at par and the investor requires a rate of return of 14%, ठीक है। तो क्या समझ में आया इसका मतलब, नहीं आएगा भी नहीं, पढ़ना पड़ेगा तब आता है। उसके लिए डिबेंचर का क्लास चल रहा है एटलीस्ट। तो फिर 11-12 में क्या किए हो मुझे ये बताओ। और जो जिनका डिबेंचर हो गया मैंने तो करवा दिया। अब एब्सेंट जो है वो भी मुझे याद है, पूरे लिस्ट बाय लिस्ट कौन कौन सा क्लास किया, ठीक है। क्या क्या बोलो, ठीक है। हम खड़े खड़े करके पूछते हैं, क्या नहीं समझ में आया पूछे, लाइन बाय लाइन एक एक जन को उठा के बोलो डिवेंचर का मतलब। इतना देर से बोला, बोलो जिसको समझ में नहीं आया बोलो डिवेंचर का मतलब क्या है। इतना देर से बोला व्हाट इज डिवेंचर, बोलो कुछ तो बोलो। इतना देर मैंने बक बक किया, अब आपस में बात करोगे तो मेरा बात कैसे समझ में आए। बोलो डिवेंचर क्या है। डिवेंचर कंपनी कैसे करता है, पब्लिक को ये खरीदता है, मतलब ये एक लोन की तरह है जो लोन ही है, लोन प्योरली लोन ही है। जैसे पब्लिक से तो फिर इतना कुछ बोले कुछ नहीं समझ में, थोड़ा सुनोगे तो कुछ तो समझ में आएगा, ऐसा थोड़ी कुछ नहीं समझ में आए। अच्छा, अब देखो ये थोड़ा सा अलग है, ये उतना आसान नहीं है डिबेंचर का। ये जो क्वेश्चन अभी करेंगे नहीं समझोगे तो फिर बाद में भी नहीं समझ में आएगा। तो डिबेंचर से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा बोलो तो। अगर आज तुम लोग एक डिबेंचर खरीदते हो, नाम डिबेंचर है, बेसिकली कंपनी को लोन दे रहे हो, तो अगर कंपनी को लोन दे रहे हो तो तुम लोग को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। अभी तो मैंने मिस्टर ए का एग्जाम्पल दिखाई, यहां से बोलो क्या बेनिफिट मिला इनको, और पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अभी अभी अगर ये कंपनी को 100 रुपए दे रहा है तो कंपनी आज नहीं तो कल तो इसे अपना 100 रुपए लौटाएगा, जो टर्म्स एंड कंडीशन है। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, और साथ में क्या देगा, इंटरेस्ट कैसे देगा। अब कंपनी जैसे बोलता है एनुअली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, तो इसका मतलब दो तरीके का बेनिफिट मिलेगा। जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे,
पढ़ क्या रहे हैं वो याद है ना, एन्युटी पढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट जो मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, एन्युटी। तो देखो मैंने नाम बोल दिया, बट थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो बोल ही दोगे, क्योंकि एन्युटी का क्या कंडीशन है, एन्युटी कैसे मिलता है, बोल बोल के मेरा गला सूख गया। 3 कंडीशन एन्युटी का बोलो, एन्युटी आज खत्म होने वाला है। हम्म 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 तो इंटरेस्ट फिक्स्ड अमाउंट में मिलेगा, रेगुलर बेसिस पे। ऐसा थोड़ी है कि कंपनी आज इंटरेस्ट दे दी 6 महीने बाद, फिर देगी 5 साल बाद, ऐसा थोड़ी होता है। तो लोन जैसे बैंक में लोन लेने जाओगे जब मन तब इंटरेस्ट भरोगे, ऐसा थोड़ी चलता है, वैसे कंपनी भी नहीं कर सकती। तो एक हमें बेनिफिट एन्युटी का मिलेगा, जो किस नाम पे मिल रहा है, इंटरेस्ट, ठीक है। और दूसरा क्या मिलेगा, सिंगल कैश फ्लो, 100 रुपए देके एक सर्टेन पीरियड बाद क्या मिलेगा, या तो 100 मिलेगा या तो उससे ज्यादा मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल कैश फ्लो। अब इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो फिर या तो मुझे नहीं समझाने आता है, या फिर तुम लोग का कोई फॉल्ट होगा, मेरा ही होगा और क्या। देखो, अच्छा, एन इन्वेस्टर इंटेंड्स परचेजिंग ए 3-year 1000 पर वैल्यू बॉन्ड, ठीक है। तो कितने रुपए से बॉन्ड खरीदा है, हाँ बात करो, फिर मुझे बोलो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। আমি বলে যাচ্ছি তবু কথাটা বলেই ছাড়বে, কথাটা বলে নি যা বকার বকু। बात करोगे फिर बोलोगे समझ में नहीं आया, कुछ नहीं समझ में। चुपचाप सुनना। हम कब बोल रहे हैं कि चुपचाप सुनो, हम तो बोल रहे क्वेरीज करो, लेकिन वैलिड करो जो कि रिलेटेड हो, ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। दिख रहा है मुझे से? मेरा आंख ना चारों तरफ जाता है, ऐसा मत सोचो हम आई कांटेक्ट ज्यादा नहीं करते तो मुझे नहीं समझ में आता है, सब दिखता है। देखो कितना बोला है, 3 years का कितना है, 1000, ठीक है। मतलब ये 1000 रुपीज देके क्या करना है, बोलो 1000 रुपीज देके क्या करना है। हाँ ठीक है, कितने साल का है, ठीक है। अब बोल रहा है पर वैल्यू, पर वैल्यू देखो अभी मैंने बोला था पर वैल्यू का मतलब होता है जिसमें कोई एक्स्ट्रा प्राइस नहीं लगेगा, यानी प्रीमियम नहीं है या फिर डिस्काउंट नहीं है। नॉर्मली बॉन्ड का 100 रुपए होता है, ये रूल्स है। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन बोलेगा कि 100 है तो 100 मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर कुछ बोलेगा तो वो हमें फॉलो करना है। नॉर्मली बॉन्ड 100 रुपए का होता है, 1000 का वैसे नहीं माना जाता। लेकिन अगर कोई कंपनी बोलेगी कि हम 1000 पर वैल्यू पे करेंगे, वो कर सकती है, क्योंकि वो लिखवाना पड़ता है कि कितना उसका पर वैल्यू है, वो लॉ है, ठीक है। तो यहाँ जितना बोला है हम लोग उतना मानेंगे। तो 1000 पर वैल्यू का बॉन्ड इन्होंने इशू किया है, हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, मतलब 10% इंटरेस्ट देगा। हाँ, कौन देगा, बॉन्ड इशू कर रहे हैं कंपनी देगा, किसको देगा, पब्लिक को देगा, जिसने बॉन्ड खरीदा है, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं, तो फिर कैसे बोलोगे नहीं समझ में आया, पहले सुनो, थोड़ा सा टाइम दो खुद को, तब ना समझ में आएगा, ठीक है। एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेज नाउ इफ इट मैच्योर्स एट पार, मैच्योर का मतलब होता है कि रीपेमेंट होना, ठीक है। तो बॉन्ड जब रीपे होगा तो कौन से वैल्यू पे होगा, बता दिया है, पार मतलब, पार मतलब क्या, 1000 पे ही होगा, 1000 पर वैल्यू था, 1000 पे, मतलब जब रीपे होगा तब वो प्रीमियम वाला कंसेप्ट इसमें नहीं है, ठीक है। वो कंपनी का अपना पॉलिसी होता है कि कंपनी प्रीमियम में करेगा कि पार में करेगा, इस पे ऐसा कोई बात नहीं है। वो अगर परचेजर को लगे कि मुझे खरीदना है तो खरीदेगा, नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदेगा। अब कैसे परचेजर डिसाइड करे कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वही हम सिखा रहे हैं कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर मार्केट में कोई डिवेंचर इशू हो रहा है तो वो लोगे कि नहीं लोगे, तो कब लोगे, अगर उसको लेके बेनिफिट है, अगर नहीं है तो क्यों लेंगे, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, वही सीख रहे हैं हम लोग कि कौन सा डिवेंचर या बॉन्ड हमें परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ इट मैच्योर्स एट पार एंड द इन्वेस्टर रिक्वायर्स अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 14%, इन्वेस्टर को कितना रिटर्न चाहिए, 14%, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज बताओ कि फिर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, बोलो तो कितना करके, नहीं वो इंटरेस्ट नहीं है, ये रेट ऑफ क्या है, रिटर्न है, वो अलग चीज है। अब बोलो कि कंपनी कितना इंटरेस्ट देगी, 10% करके। तो ये तो परसेंटेज बता रहे हो क्वेश्चन देख के, मुझे अमाउंट बता सकते हो कितना, जैसे अगर बैंक में लोन लेने जाओगे तो लोन का इंटरेस्ट कौन से वैल्यू पे देना पड़ता है, अमाउंट पे। तो अभी इन्होंने कितने का बॉन्ड खरीदा है,
एक ही बॉन्ड खरीदा है, देखो और तो कुछ बोला नहीं कि 1000 रुपीज का 2 खरीदा है, 3 खरीदा है, कुछ बोला है नहीं बोला है, तो कितना बॉन्ड खरीदा है? तो 10% करके अगर इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ नहीं बोला है, तो मैंने बार बार बोला कैसे इंटरेस्ट पे होगा, एनुअली। तो फिर बोलो कितना इंटरेस्ट मिलेगा हर बार इनको? हाँ, कितना, कितने टाइम तक मिलेगा? 3 इयर्स। तो बस, तो यहाँ इंटरेस्ट में लिखेंगे, लिखो पहले साल कितना मिलेगा? हर साल ही उतना ही मिलेगा, 100 करके ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, और जब कंपनी आफ्टर 3 इयर्स इनका लोन रीपे करेगा तो फिर इनको कितना मिलेगा? बोलो, मतलब जो बॉन्ड खरीदा है उनको कितना पैसा वापस मिलेगा कंपनी की तरफ से? बोला था कैसे रिडीम होगा, बोलो। नहीं नहीं, मैच्योर कैसे होगा? तो कितना मिलेगा? 1000 मिलेगा ना। जब कंपनी वापस, थोड़ी ना लोन अनलिमिटेड टाइम है, लोन जो है वो कितने दिन का है, कितने टाइम का है? 3 इयर्स। तो 3 इयर्स में ऐसे इंटरेस्ट मिलेगा। ये देखो बॉन्ड खरीद लिया, 1 2 3, 3 इयर्स में पहले साल मिला 100 रुपए, फिर कितना मिला 100, फिर कितना मिला 100, और जैसे ही 3rd ईयर खत्म हुआ कंपनी ने उसका 1000 रुपए उसको लौटा दी। ठीक है, ये हो गया मेरा सिंगल कैश फ्लो, और ये हो गया मेरा इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्योंकि ये एन्युइटी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो इसे हमें क्या लिखना है? एन्युइटी। और ये एन्युइटी के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल कैश फ्लो। 1000 देके 1000 और ये 1000 के बदले। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये जो तुम लोग 14% का बात कर रहे हो, ये क्या है? ये है इनका रिटर्न। मतलब ये इन्वेस्टर सोच रहा है कि मुझे कितना रिटर्न चाहिए, इतना इन्वेस्ट करके 14% का मुझे रिटर्न चाहिए। ठीक है, अब अगर 14% का रिटर्न जो चाहिए, वो अगर 1000 इन्वेस्ट करके 14% का रिटर्न का वैल्यू इस वैल्यू के साथ बराबर होगा तभी वो बॉन्ड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज है कि मुझे कितना रिटर्न चाहिए, 14%। ठीक है, तो अब 14% रिटर्न वो कितने दिन के साथ कंपेयर करेंगे? वही 3 इयर्स के साथ ही ना कंपेयर करेंगे। अगर 3 ईयर कंपनी का लोन लेने वाले हैं तो 14% का रिटर्न कितने दिन के हिसाब से कंपेयर? 3 इयर्स। उससे ज्यादा या कम करने से कैसे चलेगा? सेम वैल्यू के साथ कौन दे रहा है? कोई नहीं देगा। वो जो इन्वेस्टर है वो सोच रहा है कि मुझे अगर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करना है तो मुझे उस पर 14% रिटर्न मिलना चाहिए। इन्वेस्टर सोच। हाँ, तो अब यहाँ पर 14% रिटर्न चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, कितना इन्वेस्ट करेगा फिर? कितना इन्वेस्ट करके 14% रिटर्न चाहिए? 1000 ही ना। एक ही बात है। अब 1000 वो सोच रहे हैं ना भाई, 1000 ये 14% जहां रिटर्न मिलेगा वहां लगाए कि इस पे लगाए? तो 1000 करके 1000 पे उसे रिटर्न चाहिए 14% करके। लेकिन मुझे अगर कंपेयर करना है तो अगेन वही एन्युइटी वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सभी 1000 का क्या निकालना पड़ेगा? प्रेजेंट वन। 1000 का तो नहीं निकालेंगे, मुझे एन्युइटी क्या मिल रहा है? 100। ठीक है, मुझे 100 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे जो परसेंटेज है वो क्या लगाना पड़ेगा? 14%। ठीक है, तब हम कंपेयर कर पाएंगे। ये जो मुझे 100 करके मिलेगा, मतलब इनको, इसका कैसे जो है ये वाला चेक करेंगे? 14% बेसिस पे क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू निकालो। अभी तो लिखा था फॉर्मूला, निकालो। A/I 100 और I कितना हो जाएगा? 14%। और कितने सालों के लिए? 3। अब चेक करके देख लो कितना होता है, सेम तरीके से जैसे सिखाया है। कितना आ रहा है? निकालो कितना आ रहा है? 8 नहीं, 232 समथिंग आना चाहिए। 2
2.16, ठीक है। मतलब ये जो मुझे इंटरेस्ट, इनको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो इन्वेस्ट करने वाले, तो अपना कंपेयर करें, 100 100 100 करके इन्वेस्ट जो करेंगे उसका आज का डेट का वैल्यू कितना है, 232.16, ठीक है। और ये जो सिंगल कैश फ्लो मिल रहा है, इसका क्या कंसेप्ट हो गया, आज कितना इन्वेस्ट करेंगे, 1000, ठीक है। और फ्यूचर में भी कितना मिल जाएगा इनको, 1000 आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। अब इसका भी मुझे क्या करना है, अगर ये पैसा ये बॉन्ड में नहीं लगा के कहीं इन्वेस्ट करते तो कितना रिटर्न मिलता, 14%। तो इसका भी हम लोग 14% रिटर्न का वैल्यू निकालेंगे, जैसे फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, कि अगर ये 14% पे इन्वेस्ट करते तो फ्यूचर में मुझे कितना मिलता। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, वही जो हम लोगों ने सीखा हुआ है, ए इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, जिसमें मुझे क्या निकालना है, ए, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी मतलब कितना है, 1000, 1 प्लस आई कितना है, 14%, और एन कितना है, 3 इयर्स। तो देखो कितना होगा, चेक करो। ओ मुझे तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, सॉरी सॉरी, मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट। देखो मुझे क्या मिलेगा, आफ्टर 3 इयर्स मिलेगा ना 1000, ठीक है। तो फिर उसका मुझे क्या निकालना है, आज का वैल्यू मुझे उल्टा निकालना पड़ेगा ना। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो तो कितना होगा, 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 14% टू दी पावर 3, देखो कितना होता है, देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, चेक करो, 600 समथिंग आना चाहिए। 74 पॉइंट समथिंग, 674.97, अच्छा 97, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज हमें पता चला, ये जो 100 रुपीज मुझे लगातार 3 इयर्स तक मिलेगा, उसका आज का वैल्यू कितना हो गया, 232.16। और ये जो 1000 रुपीज मुझे 3 साल बाद मेरा पैसा ही मुझे लौटाया जाएगा, उसका आज का वैल्यू कितना आया, 674.97, ठीक है। तो मेरा जो टोटल बेनिफिट है इस इन्वेस्टमेंट में, वो आज की डेट पे कितना वैल्यू बता रहा है, टोटल बेनिफिट जो है मुझे, वो आज के डेट पे कितना है, मतलब Y0 में टोटल बेनिफिट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट का 232, अगर हम पॉइंट को एक बार इग्नोर करते हैं, और जो सिंगल कैश फ्लो है उसका कितना, 674, तो टोटल लगाओ कितना होता है, 2907, बस 6 था तो 906 आ गया, ठीक है, 906 आ गया, ठीक है। तो मुझे 906 का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसके बदले, बोलो तो 1000। तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना, नहीं करना चाहिए, समझ में आया, मुझे नहीं करना चाहिए। क्यों करें, क्योंकि मुझे जो बेनिफिट मिलेगा, आज मुझे 1000 लगाना है, और आज के हिसाब से जो मुझे रिटर्न, अब अगर तुम लोग बोलोगे मुझे 100 100 100 300 का और उधर 1000 यानी 1300 रुपए मिलेगा, लेकिन वो थोड़ी ना कंपेरेबल है, उसके लिए थोड़ी ना टाइम वैल्यू मनी पड़ रहा है। वैसे तो 1300 रुपए ही हो रहा है ना, 100 करके कितना, 300, और उधर 1000। अगर ऐसा लगाओगे तो फिर तो मतलब सीखने का कोई फायदा नहीं हुआ, अगर बॉन्ड को ऐसे देख के मार्केट में खरीदोगे तो फिर लॉस में ही जाओगे, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर आज का डेट का वैल्यू देखना है ना, क्योंकि आज हम 1000 लगा रहे हैं, और मुझे आज के हिसाब से जो रिटर्न मिलेगा वो 906 है, क्योंकि मेरा रिटर्न का वैल्यू कम हो गया, जबकि मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ज्यादा हो गया, तो मुझे ये बॉन्ड परचेज नहीं करना चाहिए। कब परचेज करेंगे, एटलीस्ट मेरा जो बॉन्ड का वैल्यू वो इस वैल्यू से क्या होना चाहिए, कम, या फिर अगर गलती से हो गया तो चलो बराबर फिर भी चलता है, लेकिन ज्यादा वाला मुझे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 1000 रुपए का चीज खरीद के 906 रुपए रिटर्न मिलेगा तो मेरा तो लॉस है, ठीक है। कम से कम कितने रुपए का लॉस हो गया, 900 मतलब 94 रुपीज का लॉस है, ठीक है। बॉन्ड वाला थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उसमें दो चीज मिक्सअप होता है, इसलिए मैंने बोला कि ध्यान से सुनो, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, ये बाकी क्वेश्चन की तरह नहीं है। परपीचुइटी मैंने एक क्वेश्चन में करवाते हुए बोला था तुम लोग को, ठीक है, जो एन्युइटी का हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर मैंने परपीचुइटी बताया था, फिर भी एक बार बता देते हैं। तो याद है किसी को परपीचुइटी मैंने क्या बताया था, या फिर लिखे हो,
पूरा एन्युटी का ही कंसेप्ट रहता है, ठीक है। बस एक ही चीज नहीं होता है, इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए होता है। क्वेश्चन कौन सा था, लास्ट क्वेश्चन था जिसमें एक प्राइस फंड बनाना था, ठीक है, प्राइस फंड का बात हुआ था, तो वहां पर हम लोगों ने परपीचुइटी देखा था। तो परपीचुइटी का मतलब होता है परपीचुअल प्लस एन्युटी, ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज मिलके होता है परपीचुइटी, ठीक है। परपेचुअल तो मैम कोई चीज चलते रहता है जो लगातार जो चलता है, वही तो इनफाइनाइट टाइम के लिए। अब हम लोग को देखो एन्युटी का मतलब क्या होता है, सेम अमाउंट रिसीव्ड और पेड, ये तो मैंने कितना बार बोल दिया तुम लोगों को, रेगुलरली होना चाहिए, रेगुलरली, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा, रेगुलरली होना चाहिए, और फाइनाइट होता है, फाइनाइट पीरियड इसका होता है एन्युटी का, ठीक है। अब जब एन्युटी और परपीचुइटी मिल जाता है तो बस ये वाला जो फीचर्स है वो फॉलो अप नहीं होता है, इसके जगह क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, तब वो हो जाता है परपीचुइटी। तो कोई एन्युटी अगर इनफाइनाइट पीरियड के लिए चलेगा तो ही उसे हम लोग बोलते हैं परपीचुइटी। तो परपीचुइटी का जो है प्रेजेंट वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, हम लोग इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसका फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैसे करें, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टाइम लिमिट तो होना चाहिए, फ्यूचर में कितने दिन तक, जब वही नहीं पता तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसका एंड थोड़ी ना होता है, क्योंकि परपीचुइटी तो इसीलिए है, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, तो इसका कभी भी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, जिसका कोई टाइम नहीं है, फ्यूचर का तो एक मतलब फ्यूचर वैल्यू जब निकालते तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होना चाहिए, जब टाइम ही नहीं है तो कैसे निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकल सकता है, कि अगर हम लोग कोई पैसा सेम अमाउंट रेगुलरली रिसीव या पेड करें तो उसका आज का डेट का वैल्यू क्या है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला काफी आसान होता है, ए बाई आई, जहां पर ए एन्युटी और आई क्या होगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 41, आसान है, ठीक है। ऑलरेडी इस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके थे जहां मैंने बोला भी था कि हम परपेचुइटी को दोबारा बोल देंगे, ठीक है। तो ये देखो 41 नंबर वाले बोल रहा है रमेश वांट्स टू रिटायर एंड रिसीव 3000 ए मंथ। तो रमेश जो है वो रिटायर करना चाहते हैं और उनको 3000 पर मंथ करके चाहिए। ही वांट्स टू पास दिस मंथली पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशन आफ्टर हिज डेथ। एक्चुअली वो चाहते हैं कि ये पैसा उनके डेथ के बाद उनके फ्यूचर जनरेशन को मिले। he can earn an interest of 8% compounded annually. How much will he need to set aside to achieve his perpetuity goal? क्योंकि देख उनके डेथ के बाद उनके नेक्स्ट जनरेशन को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा बोला है कि इतने दिन तक मिलना चाहिए, 10 साल 20 साल, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। तो इसी से पता चलता है कि क्वेश्चन किस चीज का है। वैसे लैंग्वेज दे दिया है, अगर ये नहीं भी देगा तो तुम लोग कैसे समझोगे, क्योंकि कहाँ बोला है, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में या उसके आगे शायद एक क्वेश्चन किया था जहां पर एक था ना कि जॉनसन बोल के कोई था, उनके 3 बच्चे थे, टॉम, डिक और हैरी, जिनका पेमेंट जो है कैसा होना चाहिए, सबका एज जब 25 साल होगा तब उनको इतना इतना पैसा मिलना चाहिए। तो वहां एक टाइम बताया था ना कि 25 साल जब सबका एज होगा तब वो पैसा मिलना चाहिए, लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा थोड़ी बोला है कि इनके डेथ के बाद इनके घर वालों को कितने दिन तक पैसा मिलना चाहिए, ये तो नहीं बोला है। मतलब क्या, मिलते जाना चाहिए अनलिमिटेड टाइम तक। तो परपीचुइटी देखोगे तो बस ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि परपीचुइटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले से होगा, उसका तो कोई फ्यूचर वैल्यू होता नहीं है। तो अब इसका आंसर क्या निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ए बाई आई होगा। ए कितना है, जो वैल्यू हमें रिसिप्ट या पेड होगा, तो अब इनको रिसिप्ट हो रहा है क्योंकि इनका रिटायरमेंट का रिसिप्ट है, ये कितना है 3000। अब ये इस पे इंटरेस्ट रेट कितना है 8%, ठीक है, तो 8% लगाओ तो देखो कितना आता। अच्छा, इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 3000 कैसे मिल रहा है और 8% क्या है एनुअली, ठीक है। तो एनुअल के साथ क्या हम लोग मंथली डिवाइड, मतलब अगर 8% एक साल में मिलेगा लेकिन मुझे ये पेमेंट तो 3000 मंथली मिल रहा है, तो 8% अगर एनुअली मिलेगा तो पर मंथ कितना इंटरेस्ट मिलेगा बोलो।
हाँ, क्योंकि 12 से डिवाइड करोगे ना, नॉर्मल बात है। देखो, एक महीना मतलब 1 साल मतलब कितना महीना होता है ये तो पता है ना, 12 महीना। 12 महीने में अगर 8% मिलेगा तो एक महीने में कितना मिलेगा? बचपन में कभी नहीं किया ये वाला। 5 पेन का अगर 15 रुपए तो एक पेन का कितना होगा? तो वही होगा ये वाला। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 0.00666 ऐसा आएगा शायद। ठीक है, तो डिवाइड करो। अब ये 8 से नहीं होगा डिवाइड। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पर चाहो तो लिख लो, इंटरेस्ट रेट हमेशा कौन सा वाला होता है? एडजस्टेड। ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे अगर मेरा रिसिप्ट अमाउंट मंथली है या फिर कुछ और है उसके हिसाब से। तो 0.00666 ऐसे आएगा। ये देखो 8 कैसे आएगा? 8 डिवाइडेड बाई 12 करने से जो भी आंसर आएगा उससे नहीं होगा, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाई 12 नहीं है, 8% डिवाइडेड बाई 12 यानी डिवाइडेड बाई फिर कितना करना पड़ेगा? 100, तब जाके आंसर मिलता है। जो दिया हुआ है मैथमेटिकली वही करना पड़ेगा। अब ये आ गया, अब इसको करो मेमोरी में प्लस, मेमोरी में प्लस। ठीक है, ये मेमोरी में क्या रिकॉल हो गया, इसको पूरा हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 12 और ये परसेंटेज। क्या क्या आ रहा है पता नहीं, कुछ एडेड रह गया लग रहा है मेरे हिसाब से। डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये आ गया। अब इसको डालो मेमोरी में। अब क्या करना है? 3000 डिवाइडेड बाई, अगर मेमोरी रिकॉल करोगे तो तुम लोग का राउंड में आंसर आएगा। देखो 4,50,000, और अगर तुम लोग सिर्फ 0.66 ऐसा कुछ लोगे तो राउंड में नहीं आएगा, 4,49,000 समथिंग ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 4,50,000 आ जाएगा। अगर कैलकुलेटर पे जो भी वैल्यू दिख रहा है पूरा वैल्यू को लेके कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर पूरा वैल्यू लेके कैलकुलेट करोगे, ये तभी होता है जब पॉइंट के बाद का डेटा कैसे होता है इसके ऊपर तुम लोग ये क्या लगाते हो, मुझे क्या बोलते हैं? हाँ, रेकरिंग बोलते हैं इसे। ठीक है, अगर रेकरिंग तरीके का डिजिट है तो कैलकुलेटर का पूरा जो भी दिख रहा है डेटा उसको लेके करोगे तो चांसेस होता है कि ऐसे पूरा प्रॉपर वैल्यू में दिखे। ठीक है, इसे रेकरिंग बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये आ गया 4,50,000। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या पूछा था? देखो, हम लोग को पूछा था हाउ मच विल ही नीड टू सेट असाइड टू अचीव हिज परपेचुइटी गोल। तो उन्हें कितना सेट असाइड करना पड़ेगा? 4,50,000। ठीक है, ये सेट असाइड। तो ये आंसर ना, एन्युइटी देखो इसमें हमें बोला नहीं था कि ये पैसा कब मिल रहा है, मतलब एन्युइटी रेगुलर है कि ड्यू, तो कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग क्या मानते हैं? रेगुलर, तो वैसे कर दिया। और अगर एन्युइटी ड्यू के हिसाब से आंसर दोगे तो फिर क्या होगा बोलो तो? एन्युइटी ड्यू में क्या होता है? लास्ट वाले पे इंटरेस्ट ना तो मिलता है ना तो रिसिप्ट होता है। ठीक है, तो लास्ट वाले पे तो कुछ होता नहीं है। तो अगर एन्युइटी ड्यू मान के करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 4,50,000। बाई चांस ये एन्युइटी ड्यू बोल दिया, प्लस कितना हो जाएगा? एक और इन्वेस्टमेंट मतलब एक और रिसिप्ट, कितना? 3,000। तो 4,53,000 होगा। अगर एन्युइटी ड्यू हुआ तो लास्ट का एक वैल्यू और ऐड होता है। ठीक है, और अगर एन्युइटी रेगुलर हुआ, वैसे ही एन्युइटी रेगुलर पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज यहाँ कुछ नहीं बोला है तो मैंने लिखवाया था क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो ऑलवेज एज्यूम कि वो एन्युइटी रेगुलर है। ठीक है, और ये सारा चीज जो है तुम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, ये रूल्स है, इसका कोई वैसा लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो एन्युइटी रेगुलर, क्वेश्चन जो बोलेगा देन फॉलो द क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्रोइंग परपिचुइटी। इसके बाद वाला एप्लीकेशन शायद ग्रोइंग परपिचुइटी का ही था, तो हेडिंग करो ग्रोइंग परपिचुइटी। ग्रोइंग, लिखो तुम लोग मेरा ये। ग्रोइंग परपिचुइटी, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक लिखो ग्रोइंग परपिचुअल और एन्युइटी। ये 3 चीज मिलके होता है ग्रोइंग परपिचुइटी। मतलब अगर ग्रोइंग का मतलब क्या होता है? जो चीज बढ़ रहा है। ठीक है, तो ग्रो एट कांस्टेंट रेट।
परपिचुअल का मतलब क्या होता है, अभी बताया, इनफाइनाइट पीरियड के लिए जो भी चलेगा। और एन्युटी में क्या क्या होता है, सेम अमाउंट रिसिप्ट या पेमेंट, और क्या होगा, रेगुलर, और होता है फाइनाइट। तो अगर कहीं पर परपिचुइटी आ गया तो फाइनाइट वाला कंसेप्ट तो हट जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्रोइंग परपिचुइटी है ना, उसमें हमारा सेम अमाउंट वाला कंसेप्ट भी हट जाता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है, चेंज करेगा, ग्रो होने का मतलब क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू चेंज होता रहेगा। इसीलिए एन्युटी का कंसेप्ट में एक ही चीज इसमें बच जाता है, दैट इज रेगुलर बेसिस पे रिसिप्ट या पेमेंट होगा, लेकिन अमाउंट सेम नहीं रहेगा, बिकॉज वो ग्रो कर रहा है, मतलब उसका वैल्यू चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं, देखो इस पे क्या है। तो ग्रोइंग परपिचुइटी में ग्रो का कंसेप्ट रहेगा, परपिचुअल का कंसेप्ट रहेगा, एन्युटी का सिर्फ एक ही कंसेप्ट बचेगा, दैट इज रेगुलर बेसिस। अब देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि assuming that the discount rate is 7% per annum, ठीक है, डिस्काउंट रेट कितना है, 7% per annum, how much would you pay to receive 50 growing at 5% annually forever। मतलब क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट रेट है 7%। अब डिस्काउंट रेट को किस चीज से डिफाइन करोगे, बोलो। डिस्काउंट रेट का मतलब क्या होता है, आई, ठीक है। डिस्काउंट रेट हो जाएगा आई, कितना दिया हुआ है, 7%, ठीक है। अच्छा, assuming that the discount rate is 7% per annum, how much would you pay to receive 50 growing at 5%। हाँ ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया डिस्काउंट रेट। अच्छा, फिर बोल रहा है, अच्छा इसका फॉर्मूला लिख देते, फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं था इसके ऊपर, तो फिर तुम लोग को आइडेंटिफाई करने में सुविधा होगा। तो ये हो जाए, अब परपिचुइटी है तो इसका भी क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू का कोई फॉर्मूला नहीं होगा। परपिचुइटी का फ्यूचर कभी नहीं निकलता है, क्योंकि वो तो अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है, जब तक मुझे टाइम नहीं मिलेगा हम कैसे उसका वैल्यू निकाले, फ्यूचर वैल्यू। तो इसका भी क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपिचुइटी, ये जो लिखा है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपिचुइटी। तो परपिचुइटी का फॉर्मूला क्या था, ए बाई आई, इसका हो जाएगा आई माइनस जी, ग्रोथ रेट को माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिस्काउंट रेट हो गया 7%, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ग्रोथ रेट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया हुआ होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तभी कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो 5%, ठीक है। और कौन सा अमाउंट हमें रिसीव होगा, हाउ मच वुड यू पे, अच्छा पे करना है, ठीक है, मुझे कुछ मतलब मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तुम पे करेंगे कितना करके, 50। तो ए मेरा क्या हो गया, 50। अब मुझे निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपिचुइटी, निकालना, ए कितना हो जाएगा 50, आई 7% माइनस 5%, तो देखो कितना होगा, 2% से डिवाइड करने से 2500 होगा, 2500, 2500 हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ग्रोइंग परपेचुइटी। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसका जैसे कोई प्रैक्टिकल ये है, मतलब जैसे जैसे कंपनी का कोई प्रैक्टिकल मतलब दिखाई नहीं, इंटरनेट से जैसे शेयर को लेके कैलकुलेट करना, वो सर को पूछूंगी, क्योंकि मेरा वैसा नहीं होता है ना, मेरा ज्यादा वैसे करेंगे तो फिर मेरे एग्जाम के लिए हम सबको प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि एक्चुअली ये सब एडिशनल है, ठीक है, ये इतना जो है नहीं आता है, मतलब जो हमारा कोर्स है उसमें ये एक्स्ट्रा हम लोग कर रहे हैं, मेन जो है वो हम लोग कर चुके हैं, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, एन्युटी, ये सब एडिशनल है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जो टच करके जितना बोलना है उतना बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि कैश इनफ्लो और जो है कैश आउटफ्लो के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू भी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने किया भी था, जैसे हम लोगों ने मशीन वाला क्वेश्चन किया, ठीक है, कि हमें कितना कैश इनफ्लो करना है आज, और फ्यूचर में हमें कितना कैश आउटफ्लो मिल रहा है, उसका हम लोगों ने क्या निकाला, प्रेजेंट वैल्यू निकाला। जैसे मशीन वाला क्वेश्चन देखोगे, पहला क्वेश्चन जो आज हम लोगों ने किया कि मशीन से हमें फ्यूचर में ये इतने इतने बेनिफिट मिलेंगे, पहला वाला क्वेश्चन का जो वैल्यू था, ये देखो
ये नहीं, यहाँ पर शायद ये वाला देखो, हमें मशीन से ये क्या है, कैश, ये जो 12,000 करके मशीन से मिलेगा, ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? इनफ्लो है, ठीक है, ये बेनिफिट मिलेगा, कैश इनफ्लो है, और ये क्या था, आउटफ्लो था। इसका नेट करके ही तो हम लोगों ने डिसाइड किया। जैसे देखो 50,000 था और हमें बेनिफिट कितना मिला, 45,489, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा, जीरो आ रहा है, जीरो नहीं मतलब नेगेटिव में आएगा ना। ये देखो हम लोग का 50,000 नेगेटिव नहीं आ रहा है, ये देखो 50,000 माइनस कितना 45,489, बताओ कितना आ रहा है, बोलो। 451911, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया बोलो तो, नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि अगर हम लोग 50,000 आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे कितना मिलेगा उसके बदले 45,489, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू का नेट कर दिया, ठीक है। 50,000 हम लोगों ने आज इन्वेस्ट करना है, तो आज के हिसाब से मुझे रिटर्न इतना मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब इससे हम लोग क्या चेक करते हैं, जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं ना, तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि वो प्रोजेक्ट हमें लेना चाहिए या उस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रोजेक्ट पे हमें कितना इन्वेस्ट करना है, दैट इज कैश इनफ्लो, और प्रोजेक्ट से मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल 0 आया, तो मुझे प्रपोजल मतलब मुझे प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, प्रोजेक्ट मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रपोजल जो भी बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरा 0 आ गया, लेस देन 0, ठीक है, तो फिर मुझे क्या, देखो अगर 50,000 इन्वेस्ट करके 50,000 भी आएगा तो भी कर सकते हैं ना, तो ग्रेटर देन इक्वल 0 इसीलिए लिखा है, या फिर ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन अगर मेरा 0 से नेगेटिव आ रहा है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, रिजेक्ट प्रोपोजल। अगर हम 50,000 इन्वेस्ट करेंगे और मुझे 50,000 ही मिला तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन 50,000 इन्वेस्ट करके मान लो मुझे रिटर्न जो है मुझसे कम मिला, ठीक है, तो मुझे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आएगा तो ये वैल्यू जो है कैलकुलेट करके दिखाते हैं, जैसे ये वाला यहाँ पर दिया हुआ है, कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर ए प्रोजेक्ट विद ए नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। तो हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट करने का सोचा एक प्रोजेक्ट पे, 1 लाख। नेट कैश फ्लोज ईयर 1 इज 55,000, फॉर ईयर 2 80,000 एंड फॉर ईयर 3 इज 15,000। तो यहाँ अलग अलग कैश फ्लोज बताया है, ठीक है। अब बोल रहा है फर्दर द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। अच्छा देखो क्या बोला है, यहाँ पर हम लोग एक प्रोजेक्ट लेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, तो 1 लाख हम लोग का क्या है, कैश इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, आउटफ्लो, ठीक है। कैश आउटफ्लो हम लोग को कितना करना है, अगर मुझे ये प्रोजेक्ट लेना है तो मुझे Y0 में 1 लाख का आउटफ्लो करना पड़ेगा, ठीक है। बदले में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ दिया हुआ है देखो क्या मिलेगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा बोलो, पहले साल, फिर उसके बाद 80, फिर उसके बाद 15, अलग अलग मिलेगा, 55 80 और 15, ठीक है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये मेरे सामने प्रोजेक्ट का ये पेपर आ गया, अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब अगर तुम लोग बोलोगे अच्छा मुझे तो बेनिफिट मिल रहा है 55 प्लस 80 प्लस 15, ठीक है, तो तुम लोग बोलोगे इन्वेस्ट करके कितना आ रहा है 150, और ये 1.5 लाख होगा शायद ऐड करने से, ठीक है। तो अब ये टोटल करने से 1.5 लाख हो रहा है, तो 1 लाख लगा के 1.5 लाख मिल रहा है, ले ले, क्या ऐसे डिसाइड करोगे, क्या करना पड़ेगा, सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ना, क्योंकि 1.5 लाख का वैल्यू तो हम 3 साल बाद निकाल रहे हैं, और आज के इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, ये थोड़ी ना 3 साल बाद के इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, तो मुझे कब का निकालना पड़ेगा Y0, ठीक है। मुझे ये निकालना पड़ेगा कि इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, ये तीनों का, तभी हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। अच्छा क्या ये एन्युटी होगा, मुझे एक चीज बताओ, क्यों, क्योंकि इसमें सेम अमाउंट नहीं हो रहा है, तो ये एन्युटी नहीं होगा। तो मुझे सबका अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, एक बार किसका 55 का, फिर
80 का, फिर 15 का, और तीनों को मुझे कर देना है ऐड, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, तो अब हमें क्या लगाना है, नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है, मतलब कौन सा वाला होगा, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, जिसमें मुझे क्या निकालना है p, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। यहाँ पर a जो है ये हमें कौन सा वैल्यू लगाना पड़ेगा, 55,000, ठीक है। तो ऐसे ही हो जाएगा 55,000 डिवाइडेड बाय कितना होगा, पहला वाला 1 प्लस, अच्छा इंटरेस्ट रेट लिखा नहीं मैंने, 10% लगाओ, ठीक है। ये कितने साल बाद मिल रहा है मुझे, 1, तो यहाँ n का वैल्यू तो लिखना पड़ेगा ना, ये कितना हो जाएगा 1, उसके बाद वाला 80,000 और टू दी पावर 2, और ये वाला 3। इस पे एन्युटी नहीं लगेगा, क्योंकि एन्युटी का कोई क्राइटेरिया, मतलब एन्युटी का मेन क्राइटेरिया सेम अमाउंट वाला वो फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि एन्युटी का ऑलवेज वो क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। अब देखो कि ये जो पैसा हमें 3 साल में मिलने वाला है ना, उसका आज का वैल्यू कितना है, और वो अगर 1 लाख से ज्यादा हुआ तो फिर प्रोजेक्ट लेंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। बोलो कितना होगा, 55,000, शायद कितना आएगा, 50,000 आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 10% है तो 1.1 से डिवाइड होगा ना। के बाद वाला 66,115 आना चाहिए, 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 2 3, मतलब ये आ जाएगा मेरा 11270, ये आना चाहिए, तीन वैल्यू ऐड करके देखो कितना। हम्म, ठीक है, राउंड अप करके देखो कितना होता है, 66,115, और ये हो जाएगा 11270, कितना हो गया, 1 लाख, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया रिटर्न, मतलब 1 लाख लगा के इतना रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। दोनों ही आज के डेट पे कंपेयर कर लिया, तो फिर ये प्रोजेक्ट पे हाँ बोले कि ना बोले, हाँ बोलना चाहिए, प्रोजेक्ट लेंगे ना। अब यहाँ पर देखो कैसे डिसाइड करेंगे, एनपीवी का वैल्यू कितना आएगा, 1,27,385, ये तो कैश इनफ्लो है, और बदले में आउटफ्लो कितना करना पड़ा, 1 लाख, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 27,386, जो कि ग्रेटर देन इक्वल 0 वाले पे आया, तो एक्सेप्ट द प्रोपोजल, ठीक है। वो तो फॉर्मूला है, उस पे जाने का क्या जरूरत है, वो तो पढ़ के यहाँ दिख रहा है ना कि हम लोग 1,27,385 कमा सकते हैं 1 लाख लगा के, तो फिर लगा सकते हैं। 386 आ रहा है, ठीक है, वो राउंड करोगे तो शायद 6 आएगा। मेरा कौन सा गलत हुआ है, ये वाला कि ये वाला पहले, लास्ट वाला कितना लिखना है, कौन सा बोलो, 5 पे 6 8, अच्छा अच्छा, ठीक है, 6 कर, ठीक है, समझ में आया क्यों एनपीवी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने से एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 नहीं है, ये वाला वैल्यू 27,386 जीरो से ज्यादा है कि कम है, ऑब्वियसली 0 से ज्यादा ही है ना ये वाला, तो फिर एक्सेप्ट द प्रोपोजल। और वैसे भी फॉर्मूला छोड़ो ना, ऐसे भी समझ में आ रहा है, इतना लगा कि इतना मिल रहा है, तो अगर इतना रिटर्न मिल रहा है, तो अगर ठीक लगे कि मुझे इतना रिटर्न काफी है तो लगा सकते हो, ठीक है, और अगर इससे भी ज्यादा चाहिए तो नहीं लगाना। और लास्ट इसका रियल रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्या होता है देखो, लिखो, द रियल इंटरेस्ट रेट इज, द रियल इंटरेस्ट rate is named so to show, SHOW, what a lender or investor receive
in returns after inflation is factored in. लिखो पहले यहाँ पर। Real rate of return equal nominal rate of return minus rate of inflation। मतलब डेफिनेशन तो मैंने ऐसे ही लिखवा दिया, वो है नहीं मैथ में इसीलिए। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब एक ही चीज है, अगर हम लोगों को जो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए उससे अगर हम लोग इन्फ्लेशन जो एप्लीकेबल हो जाता है हर चीज पे उसको अगर हटा देते हैं तो एक्चुअली जो रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रियल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हटा देने से जो आएगा उसको बोलेंगे रियल रेट ऑफ रिटर्न। एक क्वेश्चन बता रहे, देख ये एग्जाम में आया हुआ है, द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ, ये थोड़ा सा लिख लो क्योंकि क्वेश्चन है नहीं इस पे, is 17% and inflation is 9% for the 5 year. Let P be the gross domestic product amount at the present year then the projected real जीडीपी, मतलब वही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जीडीपी आफ्टर 6 ईयर इज, ऑप्शन दिया हुआ है 1.587 p, ऑप्शन बी 1.921 p, ऑप्शन सी 1.403 p, ऑप्शन डी 2.51 p। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज 17%। ठीक है, तो रेट ऑफ ग्रोथ जो है या रिटर्न जो भी बोलो वो है 17% और इन्फ्लेशन है 9%, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, इन्फ्लेशन हटाओ नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न से कितना हो जाएगा, 17 माइनस 9 करके देखो कितना, 8% हो रहा है। ठीक है, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न अब बोल रहा है कि ये 5 इयर्स तक चलेगा। अब बोल रहा है लेट पी बी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पी जो है वो जीडीपी है एट द प्रेजेंट ईयर देन द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी आफ्टर 6 इयर्स। मतलब बोल रहा है कि अगर अभी जीडीपी कितना है पी, तो आफ्टर 6 इयर्स वो कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, और हम लोगों को इन्फ्लेशन बोला है तो रियल रेट ऑफ रिटर्न हमें पूछ रहा है, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, 17% माइनस 9%, तो कितना हो गया 8%। ठीक है, अब हमें निकालना है रियल जीडीपी आफ्टर 6 इयर्स। ठीक है, तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा, तो मुझे फ्यूचर का वैल्यू निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। ठीक है, a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। ठीक है, तो अब p कितना है, p है, i कितना हो गया 8%, n कितना हो जाएगा 6 इयर्स। अब देखो निकालो कौन से आंसर के साथ मैच होता है, p रहेगा यहाँ पर, कुछ बोला नहीं ना, तो ये 1.08 आ रहा है, इसका टू दी पावर 6 चेक कर लो कितना होगा, p इंटू उतना आंसर हो जाएगा 1.586। तो फिर कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है देखो, ए, तो फिर ए पे टिक लगाओ।
और एक टर्म पूछ लेता है, लेकिन ये हमें पता है, CAGR, ठीक है। CAGR का मतलब होता है कंपाउंड, C का मतलब होता है कंपाउंड, A फॉर होता है एनुअल, G होता है ग्रोथ, और R होता है रेट, ठीक है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, ठीक है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ मतलब वही कंपाउंड इंटरेस्ट का बात हो रहा है, बस नाम बदल दिया है, CAGR। जैसे मान लो कोई प्रिंसिपल वैल्यू है 100 और एन आ रहा है 3 और ए है मान लो 210 और हमें ये पूछ लिया आई बताओ कितना होगा। तो ये जो आई निकालोगे वो हो गया ग्रोथ रेट, मतलब 100 रुपए जो 210 हुआ ये कितने परसेंटेज के बदले हुआ, ठीक है। अगर हमें 3 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो पूछ रहा है कि कंपाउंड जो हुआ पैसा उसका ग्रोथ रेट बताओ। रेट का मतलब ऑलवेज परसेंटेज में होता है, यानी आई पूछ रहा है, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। यहाँ पर ए बताया है 210, पी बताया है 100 और आई कितना है निकालना पड़ेगा, एन बता दिया है 3। अब डिवाइड करके देखो कितना आएगा, तो 210 बाई 100 कितना हो जाएगा, 2.1 होगा शायद, और 1 प्लस आई होल टू दी पावर कितना होगा 3, ठीक है। अच्छा, अब 1 प्लस आई होल टू दी पावर 3 जो है उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, उसका एक रूल्स देखो हम बताते हैं। यहां तक लिखो, फिर जो मैंने बोला था ना सिखा देंगे वो वाला बताते। 2.1 इक्वल टू 1 प्लस आई होल टू दी पावर 3 हुआ। अब इसका जो फॉर्मूला है इसको कैसे करके ट्रांसफर करोगे, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.1 होल टू दी पावर कितना लिख सकते हैं बोलो, 1/3 लिख सकते हैं। 1 प्लस आई, हाँ वो चेंज होता है, ठीक है। 2.1 होल टू दी पावर 1/3 इक्वल टू 1 प्लस आई। अब कैलकुलेटर में ये निकालना पड़ेगा कि 2.1 टू दी पावर 1/3 कैसे निकालोगे, ठीक है। तो कैसे निकालना है, पहले तुम लोगों को 2.1 को 12 टाइम्स रूट करना है। अपना अपना कैलकुलेटर में करके देखो, ठीक है। 12 टाइम्स रूट करना है। हम अपने कैलकुलेटर पे देख रहे हैं क्योंकि इस पे होता नहीं है, ये जो लैपटॉप वाला है। ऐसे करना है, ये 2.1 लिख दिया, अब ये रूट वाला 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स करना है, आएगा 1.00018115344 इतना आना चाहिए, ठीक है। हम रूल्स लिख देते हैं सबसे पहले 12 टाइम्स रूट, ठीक है। किसका करना है, 2.1 का। 2.1 लिख के कैलकुलेटर पे ये लिखो, हम लिख देते हैं कितना आया है 1.000 ये आना चाहिए, ठीक है। 115344, ठीक है। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 करो, मतलब -1 करो। चलो ये लिखो सब्ट्रैक्ट 1, मतलब यहां पर करो -1 फिर इक्वल, तो फिर आंसर आएगा 0. हाँ, उसके बाद बाकी सब रहेगा जितना भी डेटा है, कुछ हटाना नहीं है, पूरा कैलकुलेटर पे जो दिख रहा है वो पूरा रखते जाओ। फिर डिवाइड बाय 1/3, तो आएगा 0.00006038448, फिर ऐड 1 करना है। क्या करने से, इंटू, हाँ इंटू 3 करने से होगा, करके देखो कितना। इसको मैम क्या करना है, ये तो देखो सब्ट्रैक्ट के बाद फिर सब्ट्रैक्ट करना है माइनस, डिवाइड ये, हाँ ये स्टेप जैसे लिखा हुआ है कितना है, उसके बाद डिवाइड ऐसे आ जा रहा है, ऐसा देखते हैं। एक सेकंड, ऐड 1 कर लिया, 1.00006038448 जैसे जैसे लिखा हुआ है ऐसे करो, ये वैल्यूज। अब इंटू इक्वल टू करके 12 टाइम्स करना है, ठीक है। मतलब ऐसे इंटू इक्वल टू एक बार, इंटू इक्वल टू 2 बार,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो आएगा 1.2805। ठीक है, तो आएगा 1.2805 ये आएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1/3 हो रहा है ना, तो डिवाइड 2 बार हो रहा है, इसलिए इंटू 3 करने से नहीं होगा। डिवाइड बाय 1/3 मतलब डिवाइड फिर 1 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, डिवाइड 1 डिवाइड 3। हाँ, अब ये आना चाहिए। देखो अपने मैंने सारा वैल्यू लिखा है, ये सब तुम लोग के कैलकुलेटर पे दिखेगा तभी आएगा। ऐड 1 वही तो, ऐड 1 करने से ये दिखेगा। उसके बाद इनटू इक्वल पेयर में 12 बार करते जाना है। इसको बोलते हैं डर्टी पावर सॉल्व। ठीक है, क्योंकि कॉमर्स में तो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं देगा, तो ये इसके बेसिस पे किया जाता है। तो ये जब तुम लोग इंटर में एफएम पढ़ोगे तो यही इसी से सारा चीज सॉल्व करना पड़ेगा। ये कैलकुलेटर से सारा चीज सॉल्व होता है, बट इसका प्रोसेस डिफिकल्ट है। मतलब कॉमर्स जो साइंटिफिक है उसमें तो टू दी पावर वगैरह सब रहता है, वो यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेरा क्या आंसर आया बोलो तो? ये फॉलो करके देखो, ये आएगा। अगर तुम लोग कुछ इधर उधर कर रहे हो, मतलब करते वक्त कम बेसी कर रहे हो तो नहीं आएगा। इनटू इक्वल टू पेयर में करना है, इनटू इक्वल फिर इनटू इक्वल ऐसे करके काउंट करके 12 बार करना है। ऐसा नहीं कि इनटू 12 बार इक्वल 12 बार। देखो ना मैंने क्या लिखा है, इनटू इक्वल। अगर इनटू और ये अलग अलग करके नहीं, इसमें लॉग वॉग सब सॉल्व होता है, लेकिन सभी का ये ऐसा डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन वो करते करते याद हो जाएगा। करोगे तो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो इसका मतलब ये कौन सा वैल्यू निकला हम लोग का? 2.1 इक्वल कितना था? 1 आई। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आया? 1.05। अब आई आ जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? 0.2805। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकालो, कितना हो जाएगा? अब इसको इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा 28.05 इतना आएगा। ये कब काम आता है पता है? जब एक क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन रहता है ना, जैसे 14 ईयर 3 मंथ्स 14 ईयर 2 मंथ्स। एक क्वेश्चन था ना, मैंने बोला था ना कैसे कंफ्यूजन क्लियर करोगे, कि तो इसका मतलब 14.2 से आ रहा है कि 14.3 से आ रहा है। ये प्रोसेस फॉलो करके देखना है कि जो वैल्यू है वो 14.2 से आ रहा है कि 14.3 से आ रहा है। तो अगर कंफ्यूजन वाला आंसर रहा तो वैसे चेक करके देख सकते हो। हम लोगों का लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था ना, 4 ऑप्शन था, जिसमें एक 14 ईयर 2 मंथ्स 14 ईयर 3 मंथ्स। तो वहां तो मुझे पता था आंसर, मैंने बता दिया, लेकिन 3 होगा कि 2 होगा वो कैसे पता करोगे? तो जो भी वैल्यू आ रहा था वो तो कुछ ऐसा आ रहा था ना, मतलब कुछ एक वैल्यू था 2 दी पावर n इक्वल समथिंग लिखा हुआ था, तो मैंने n का वैल्यू बोला लिखो 14.2 होगा आंसर। अब 14.2 ही होगा या 14.3 कैसे पता करोगे? इस वैल्यू पे 14.2 पुट करोगे, पुट करके इस प्रोसेस में चेक करके देखोगे कि आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो रहा है 14.2 से तो आंसर 14.2, अगर नहीं हो रहा है तो फिर 14.3 से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है डर्टी पावर का कंसेप्ट। कोई भी पावर इससे चेक कर सकते हो। डर्टी पावर का मतलब पॉइंट वाला। ठीक है, या फिर मान लो मतलब 1/3 1/4 इस तरीके का चीज। बाकी 1/4 हुआ तो बिना डर्टी पावर के भी कर सकते हो। जैसे मान लो ऐसा है 2 टू दी पावर 1/4, इसको भी क्या वैसे करोगे जैसे सिखाया? नहीं, इसको कैसे करोगे? ये तो नॉर्मली हो जाएगा। कैसे करोगे? 2 बार रूट 2 टू दी पावर 1/4 मतलब तो ये होता है। अच्छा, 2 बार। हाँ सही। इसको थोड़ी ना वैसे करने जाओगे, लेकिन हाँ ये इस पे चेक करके देख सकते इसका आंसर होगा कितना। करके देखो कितना होगा। 2 होगा ना? 2 नहीं होगा इसका आंसर। तो अगर इसको तुम लोग इस बेसिस पे चेक करके देखो 2 आ रहा है कि नहीं, अभी जो मैंने सिखाया, क्या करोगे? 2 को 12 टाइम्स रूट करो, मतलब इसको भी अगर इस डिफिकल्ट प्रोसेस में करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 2 ही ना आना चाहिए। अब चेक करके देखो कि जो सीखा वो समझ में आया कि नहीं। मतलब सबसे पहले सबके लिए
जो भी डर्टी पावर है, मतलब जिसको डायरेक्टली इस पे सॉल्व नहीं कर सकते। अब 1/4 को क्यों करने जाओगे, क्योंकि उसमें इतना है नहीं, तो मुझे वो तो मुझे ऐसे ही मिलेगा, तो हम उसमें क्यों मेहनत करें। जो मुझे नहीं मिलेगा उसमें करना है ना, लाइक 1/7, 1/6 इस तरीके का चीज। अब इस पे चेक करके देखो 2 आ रहा है कि नहीं। कैसे करोगे, पहले 12 टाइम्स रूट, किसका 12 टाइम्स रूट करोगे, 2 का 12 बार रूट करो। ये रहा 1 2, हम करके बताते कितना आएगा, तुम लोग अपना करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर आ रहा है 1.0001692396 12 टाइम्स रूट करने से आ रहा है। फिर इसमें क्या करोगे, -1, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय 1/4, फिर ऐड करोगे 1, फिर इनटू इक्वल, 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7। हाँ बोलो। वो डिवाइडेड बाय 1/3 है, इससे जगह डिवाइड बाय 1/4 करेंगे। हाँ हाँ हाँ, पावर जाएगा, डिवाइडेड बाय पावर होगा। नहीं आया, कितना आ रहा है, 1.18 आना तो चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1। चल +1 इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ मेरा भी 1.8 आना तो चाहिए, क्या नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा पहले 12 टाइम्स करने से कितना आ रहा है, 1.00, যেটা বললাম ওটাই আসছে তো, 0016 सबट्रैक्ट 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा ऐड 1 इनटू इक्वल, 1 बार 2 बार 3 बार 4 10 11 12। 1.18 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा इसमें, ये प्रोसेस में आना तो चाहिए। तो एक सेकेंड, डर्टी सबट्रैक्ट 1, रूल्स तो ठीक ही लिखा है मैंने। सबट्रैक्ट 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, फिर बोला है ऐड 1, मतलब डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मतलब 4 होगा क्या सिर्फ। अच्छा एक बार सिर्फ 4 से डिवाइड करके देखो तो, शायद मैंने ये 1/3 गलत लिख दिया, कि इसका आंसर तो था नहीं मेरे पास। एक बार चेक करो तो, सबट्रैक्ट 1, हाँ डिनोमिनेटर मतलब डिवाइडेड बाय सिर्फ 4 करके देखो तो, 1/4 नहीं, डिवाइडेड बाय 4 करके देखो, डिवाइडेड बाय 4 करो, बाकी से बाकी ठीक है। ऐड 1, फिर इनटू इक्वल टू करके 12 बार, यहाँ तो अभी मैंने निकाला रूल्स। कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं नहीं ऐसा आएगा आएगा, होता है क्लीनिंग होता है, नहीं इसमें होगा। रेज द नंबर, ये क्यों नहीं आया, 2 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 divided by 4 add 1 ओ इसमें मेमोरी प्लस भी करना था क्या, इनटू इक्वल टू मेमोरी प्लस।
और जीटी है मेरे इसमें, तुम लोग के कैलकुलेटर में जीटी है? तो जीटी है, जीटी लगेगा इसमें। एक मिनट देखते हैं। एक दो ग्रैंड टोटल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 ये है क्या? नहीं, जीटी में तो ज्यादा आ जाए। नहीं, जीटी का तो यहाँ भी कोई कंसेप्ट नहीं बोला मैंने, तो ठीक है लिखा है, फिर आ क्यों नहीं रहा है? इन्होंने भी तो देखो ना, मैंने यहाँ गूगल किया है तो ये सेम प्रोसेस ही तो बोल रहा है। प्रेस मल्टीप्लीकेशन एंड इक्वल इन कॉम्बिनेशन ऑफ 12 टाइम्स रेज द नंबर डिवाइडेड बाई। अच्छा, डिनोमिनेटर इसमें 4 ही तो है। हाँ, डिनोमिनेटर तो 4 ही है। Dirty power is those power which cannot be calculated simply। ये ठीक तो किया, यही वाला जो रूल है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऐड 1 पहले सब्ट्रैक्ट 1 फिर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर फिर ऐड 1 प्रेस मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वल। देखो अच्छा, इन्होंने जो किया एक करके देखो तो यहाँ जो दिया हुआ है 1.6 टू दी पावर 1/5, तो मैंने जो रूल्स लिखा है यहाँ भी वही लिखा हुआ है। इन्होंने एक आंसर निकाला हुआ है, तो तुम लोग 1.6 को 12 टाइम्स रूट करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। 1.6 को 12 टाइम्स रूट करो तो कितना आ रहा है। यहाँ तो किया हुआ है, अगर मेरा कुछ गलत हो रहा है तो मुझे पता चल जाएगा। यहाँ किया हुआ है, कितना आ रहा है 1.6, उसको 12 टाइम्स रूट करो कितना आ रहा है 1146। ठीक है, फिर -1 करो 0.0001146। ठीक है, तो ठीक है, उन्होंने वो 6 तक लिया हुआ होगा शायद। ठीक है, तो जो भी हो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। अब डिवाइडेड बाय उस डेटा को 5 करो तो कितना आ रहा है। अब मुझे बोला तो 5 करने से कितना आ रहा है 0.200022950। 0 के बाद 4 0 फिर 229। अच्छा ठीक है, ऐड 1 करो। इसमें जो 6 जो आप बोल रहे हैं ना 6 लिया गया है, तो असल में एक्चुअल में मैम 5 ही लिया जाएगा। नहीं नहीं, ये इसमें होगा, ऐड 1 करो ना, देखते हैं। ऐड 1 1.0000229। अब इनटू इक्वल टू पेयर में करो 12 बार और मुझे बोलो कितना आ रहा है। वन 1.09830। अच्छा, उनका कम डेटा लिया हुआ इस वजह से। ठीक है, तो ये मेरा स्टेप 5 हुआ। एक सेकेंड, स्टेप 6 में बोल रहे रेज द नंबर। अच्छा, हियर पावर इज 1/5, सो नॉमिनेटर इज 1, वैल्यू जो आया टू दी पावर 1। अच्छा, तो उतना ही आएगा टू दी पावर 2। अच्छा, इंटू 1 करेंगे क्योंकि उसमें बोल रहे 1 है, तो इंटू 1 करने से तो उतना ही आएगा। तो हम लोग का 2 टू दी पावर 1। हाँ, इसका क्या मतलब है इंटू 1? अरे ये कैलकुलेटर का फंक्शन है इसके अंदर, कि कैलकुलेटर का ये फंक्शन यूज करने से आंसर आएगा। ठीक है, हाँ तो अजीब ही तो है। तो ये इसके अंदर का जो फंक्शन है, ये जिस तरीके से बना हुआ है, तो हम लोग जो कैलकुलेट कंप्यूटर पे लिखते हैं, तो कंप्यूटर का क्या ABCD पता होता है कंप्यूटर? सिर्फ 0 और 1 पता होता है। ए के लिए उसका कोड होता है 0 समथिंग जो है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेट मतलब कंप्यूटर में क्या होता है, 2 को ऐसे 2 नहीं माना जाता है। क्या माना जाएगा? 2 का मतलब क्या होता है? 0 1 होता है। ठीक है, हाँ, इस तरीके से होता है। वो उसको 2 ही चीज पता होता है, या तो 0। अब वो तो अजीब लगेगा हम लोगों को। अब हम लोग जो लिख रहे हैं वो थोड़ी ना उनको पता है, वो तो अपना कन्वर्ट करते। वैसे यहाँ पर जो देंगे तो इसके अंदर जो फंक्शन है वो काम करके इसमें वो वाला आंसर मुझे देगा।
बट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर। रुको सर को आने दो, सर को पता है, सर ये ज्यादा यूज करते हैं एफएम में, तो सर को पता होगा कि शायद मेरे से यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। तुम लोग ये चेक करके देख सकते हैं कि ये वाला देखोगे तो तुम लोग को कंफर्म हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ये आंसर जो है शायद गलत आया है क्योंकि ये नहीं आ रहा है। देखते हैं एक बार। और ये जो है ये 2 आएगा, ये तो हमें कंफर्म है ना, ये 2 आएगा। तो 2⁴ कोई प्रोसेस से करने से अगर हमारा 2 आ जाता है तो हम लोग सीख गए ना कि कैसा करके होगा, ठीक है। लेकिन नहीं आ रहा है, देखते हैं सर को आने तो देखते हैं क्या कैसे करके होता है। हम पूछते हैं, शायद मेरे यहाँ पर कुछ तो एक गलत लिखा हुआ होगा या फिर कोई गलत एक कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, इस वजह से नहीं आ रहा है। लेकिन आएगा। इसका लॉजिक मतलब क्या है, अब इसके अंदर ये जो फंक्शन है इसको यूज करना है। अच्छा, हर चीज का लॉजिक होता है, मुझे हाँ होता है। अच्छा, जैसे होता है हर चीज का लॉजिक। जैसे कोरोना आया उसका लॉजिक, कोरोना तो लॉजिक ये हर चीज का लॉजिक होता है। लॉजिक क्या है? अच्छा रुको, पहले सबको छोड़ने दो फिर हम तुम लोग का बात। ठीक है, आज इतना ही, बाय। ज्यादा लॉजिक के पीछे लॉजिक होता है।